हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रमिला यादव। सीडीपी मास्टर सीरीज़ में आपका फिर से स्वागत है। जो हमारी सीडीपी मास्टर सीरीज़ है वो हर एक टीचिंग एग्ज़ाम, चाहे वो किसी भी स्टेट का टेट एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, कोई भी वन डे टीचिंग एग्ज़ाम हो, जहाँ पर भी सीडीपी पूछी जाती है, हर एक टीचिंग एग्ज़ाम के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इस सीरीज़ में हम हर एक टॉपिक का डिटेल डिस्कशन कर रही हैं। जो आज की हमारी थ्योरी है वो है कार्ल रोजर्स की एक्सपीरियंशियल थ्योरी। आज की थ्योरी क्या है? कार्ल रोजर्स एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी। कार्ल रोजर्स ने अपनी एक थ्योरी दी, उसका नाम क्या था? एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी। एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी को हम क्या कहते हैं? अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत। देखिए, लास्ट क्लास में हमने पढ़ी थी एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी जो कोल्ब ने दी थी, और उसको हम बोल रहे थे अनुभवात्मक। इसे बोलेंगे अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। एक्सपीरियंशियल लर्निंग कोल्ब ने दी है, कोल्ब की एक्सपीरियंशियल लर्निंग को हम बोलते हैं अनुभवात्मक सिद्धांत, और कार्ल रोजर्स की एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी को हम बोलते हैं अनुभवजन्य लर्निंग सिद्धांत। देखिए, जो कार्ल रोजर्स हैं वो कहाँ से थे? कार्ल रोजर्स अमेरिका थे। वो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। कहाँ से थे? अमेरिका से थे। इन्होंने जो अपना स्कूल ऑफ साइकोलॉजी चुना वो था ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी को हम बोलते हैं मानवतावादी स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। देखिए, जैसे स्कूल ऑफ साइकोलॉजी हमने पढ़ा था बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, जिसमें जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो चेंज इन बिहेवियर की बात कर रहे थे। फिर हमने कंस्ट्रक्टिविस्ट भी पढ़ा था कि जहाँ पर बोला जाता है कि बच्चों को आप एक्टिवली किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व कराइए, बच्चा अपनी नॉलेज का कंस्ट्रक्शन खुद करता है। उसी तरह से एक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी और है जिसको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, या फिर इसे हम बोलते हैं मानवतावादी दृष्टिकोण, या फिर बोलते हैं ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। अब ये जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है, ये ह्यूमनिस्टिक अप्रोच सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात करती है। देखिए, जितने भी ह्यूमनिस्टिक हैं, जितने भी मानवतावादी हैं, वो किसकी बात करते हैं? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात करते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है? ये जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है ये किसी भी मानव के डेवलपमेंट का हाईएस्ट पोटेंशियल होता है। जहाँ तक भी किस मनुष्य का डेवलपमेंट हो सकता है उसकी लास्ट स्टेज क्या मानते हैं? ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है, अपने आप को जान लेना। जैसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में वो लोग पहुँचे थे, जैसे मदर टेरेसा हो गई, जो अपने जीवन को लोगों के लिए समर्पित कर देते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद हो गए, भगत सिंह हो गए, जितने भी ग्रेट पर्सनैलिटी हुई हैं उन सब ने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को अचीव कर लिया था। जो भी मानवतावादी हैं वो कहते हैं कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। इस संसार के सिर्फ 2 to 4% लोग ही सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंच पाते हैं। जो मानवतावादी हैं, जो मानवतावादी हैं, जो हमारे ह्यूमनिस्टिक अप्रोच रखने वाले साइकोलॉजिस्ट हैं, वो किसी भी पर्सन की फ्री विल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? फ्री विल की बात करते हैं। जो ये ह्यूमनिस्टिक है वो कहते हैं कि हर एक मनुष्य के पास इनेट एबिलिटी होती है, मतलब उनके पास क्या होती है? जन्मजात क्षमता होती है। जन्मजात क्षमता होती है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। इन्होंने बिहेवियरिज्म को बिल्कुल नकार दिया। इन्होंने कहा कि जो लर्निंग है वो ट्रायल एंड एरर नहीं होती है। लर्निंग है वो किसी भी स्टिमुलस या रिस्पॉन्स की बॉन्डिंग नहीं होती है। जो लर्निंग है वो इनेट एबिलिटी हर एक बच्चे में पाई जाती है। हर एक बच्चा जन्म से ही सीखने के योग्य होता है, लेकिन वो सीखेगा कब? वो जब सीखेगा जब वो सीखना चाहेगा, जब उसकी सीखने की इच्छा होगी। और जो सीखने की इच्छा आती है वो कहाँ से आती है? हर एक मनुष्य है वो ग्रोथ पाना चाहता है, अपनी लाइफ में ग्रोथ पाना चाहता है, वृद्धि पाना चाहता है। उस वृद्धि को प्राप्त करने के लिए, उस ग्रोथ को प्राप्त करने के लिए, उस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को प्राप्त करने के लिए वो लर्निंग करता है। देखिए, ग्रोथ का मतलब क्या है? हर एक मनुष्य है अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है। आगे बढ़ने का मतलब क्या है?
वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहता है। अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए उसे पैसा चाहिए, पैसा प्राप्त करने के लिए उसे क्या चाहिए, जॉब चाहिए। अब वो जॉब प्राप्त करने के लिए क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है। मतलब यहाँ पर क्या कर रहा है, वो ग्रोथ चाहिए। जब उसे अंदर से ये लगेगा कि हाँ मुझे अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहिए, तभी लर्निंग होती है। उसके अलावा लर्निंग पॉसिबल ही नहीं है। जब तक मनुष्य खुद नहीं चाहेगा, जब तक मनुष्य अपनी फ्री विल पर काम नहीं करेगा, जो लर्निंग है वो नहीं हो सकती है। कार्ल रॉजर्स कहते हैं कि जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की जो टेंडेंसी है वो एक इनेट एबिलिटी होती है। मतलब जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, अपने आप को जानने की जो ड्राइव है, अपने आप को जानने की जो कोशिश है, वही बच्चे में लर्निंग को एनहेंस करती है, लर्निंग करवाती है और उस लर्निंग को बनाए रखने में भी उसकी मदद करती है। मतलब यहाँ पर जो मोटिवेशन है वो कौन सी है, इंट्रिंसिक है, आंतरिक मोटिवेशन होती है। कौन सी मोटिवेशन है, यहाँ पर आंतरिक मोटिवेशन है। और ये जो आंतरिक मोटिवेशन है ये क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ टेंडेंसी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन टेंडेंसी है, वो आंतरिक मोटिव का काम करती है, आंतरिक अभिप्रेरणा का काम करती है। कार्ल रॉजर्स कहते हैं कि हर एक मनुष्य है वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है। उसकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसकी मदद कौन करता है, उसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की टेंडेंसी है, वो उसकी आगे बढ़ने में मदद करती है। अब कहते हैं कि हर एक मनुष्य है वो अपने तरीके से सीखता है। हर एक मनुष्य का अपना एक सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है। क्या होता है, सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है। सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, हर एक मनुष्य की अपनी लाइफ के अलग अलग गोल्स होते हैं। वो उन गोल्स को अचीव करने के लिए लर्निंग करता है। हर एक मनुष्य को ये पता है कि उसे अपनी लाइफ में कहाँ तक जाना है। किसी को अपनी लाइफ में बहुत बड़ा बंगला खरीदना है, किसी को गाड़ी खरीदनी है, किसी को गरीबों की हेल्प करनी है, किसी को अपनी लाइफ का मोटिव कुछ है, किसी की लाइफ का मोटिव कुछ है। मतलब जो अपनी लाइफ का मोटिव उसने डिसाइड किया वो किसके बेस पर किया, सेल्फ कॉन्सेप्ट के बेस पे किया। इन्होंने कहा कि आप किसी भी मनुष्य के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो इंडिविजुअली उस पर लर्निंग करनी पड़ेगी, इंडिविजुअली उस पर एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। बिहेवियरिस्ट क्या कर रहे थे, जितने भी एनिमल्स थे, चाहे वो चूहा हो, चाहे वो बिल्ली हो, चाहे वो कुत्ता हो, उन पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और उनके जो रिजल्ट्स थे वो सेम उठाकर उन्होंने ह्यूमन बीइंग पर लागू कर दिए थे। लेकिन जो मानवतावादी हैं वो कहते हैं कि जो जानवरों पर किए गए एक्सपेरिमेंट हैं वो मनुष्य पर लागू नहीं होते हैं। जो जानवरों का सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो अलग होता है, ह्यूमन का जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो अलग होता है। जानवर क्या करेंगे, सिर्फ अपनी भूख को मिटाने के लिए वो प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ भूख को ही मिटाने की बात नहीं होती है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात होती है, सेल्फ कॉन्सेप्ट की बात होती है। मेनली जितने भी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के साइकोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं कि जो मनुष्य की लर्निंग है वो नीड पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है, नीड पर डिपेंड करती है, ज़रूरत पर डिपेंड करती है। जिस तरह की ज़रूरत होती है, जिस भी मनुष्य को जिस भी तरह की ज़रूरत होती है वो उसी तरह की लर्निंग करता है। मनुष्य को जिस तरह की भी नीड होगी उसी तरह की वो लर्निंग करता है, उसी तरह से वो अपने आप का सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप करता है। देखिए ये जो कार्ल रॉजर्स हैं इनके साथ एक नाम और आता है अब्राहम मैस्लो, जिन्होंने अपनी हायरार्की ऑफ नीड्स दिया था, जिन्होंने कहा था कि हर एक मनुष्य है वो अपनी नीड्स की पूर्ति करने के लिए लर्निंग करता है। उन्होंने 5 स्टेजेस दी थी हायरार्की की, जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। कार्ल रॉजर्स की जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी है इसमें मैस्लो भी इनके साथ काम कर रहे थे, मैस्लो ने भी इनकी मदद की थी। अब जो ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, जैसे अनुभवजन्य जो लर्निंग है, ये हमें नाम से ही समझ में आ रहा है। अनुभवजन्य लर्निंग की बात क्या है, मतलब अनुभव की बात हो रही है, एक्सपीरियंस की बात हो रही है। कार्ल रॉजर्स मानते हैं कि बच्चा सबसे बढ़िया कब सीखेगा, जब वो अपने एक्सपीरियंस से सीखेगा, अपने अनुभव से सीखेगा। और अनुभव बच्चे को कब प्राप्त होंगे, जब बच्चा उन चीज़ों के साथ एक्टिविटी करेगा, जब बच्चा उन चीज़ों के साथ इंटरेक्शन करेगा, तभी बच्चे को अनुभव प्राप्त होंगे। स्टार्टिंग में इन्होंने जो अपनी लर्निंग है उसके 2 टाइप्स दिए, लर्निंग के 2 प्रकार बता दिए इन्होंने। कौन कौन सा, एक तो कॉग्निटिव बोला, जिसको हम क्या बोलेंगे, संज्ञानात्मक, और दूसरा बोला एक्सपीरियंशियल, जिसे क्या बोलेंगे, अनुभवात्मक। इन्होंने कहा कि लर्निंग है वो 2 तरह की होती है। कौन कौन सी होगी, संज्ञानात्मक होगी और अनुभवात्मक होगी।
देखिए जो इनकी मेन थ्योरी का फोकस रहा वो अनुभव पर रहा, लेकिन इन्होंने कहा कि संज्ञानात्मक लर्निंग जैसी भी कोई चीज़ होती है। अब ये संज्ञानात्मक लर्निंग क्या होती है? संज्ञानात्मक लर्निंग जैसे ही हमें इसके नाम से समझ में आ रहा है, इसमें क्या इंक्लूड होगा? संज्ञान इंक्लूड होगा, कोग्निशन इंक्लूड होगा। जहाँ पर भी जिन चीज़ों को सीखने के लिए हम अपना संज्ञान लगाते हैं, हम अपना कोग्निशन लगाते हैं, हम अपना दिमाग लगाते हैं, वो लर्निंग कौन सी होगी? संज्ञानात्मक लर्निंग होगी। ये कहते हैं कि जो संज्ञानात्मक लर्निंग है उसमें चीज़ें क्या क्या आएंगी? जो चीज़ें हम रटते हैं, मतलब जो चीज़ें हमें याद करनी पड़ती हैं। याद करने के लिए चाहे जो भी फैक्ट्स हों, चाहे हिस्ट्री की जितनी भी चीज़ें हों, ताजमहल किसने बनाया, कुतुब मीनार किसने बनाई, ये सब चीज़ें क्या हुई? रटने की चीज़ें हुई। चाहे कुछ फॉर्मूले, मैथ्स के जो फॉर्मूले हैं, जैसे हम अलजेब्रा के फॉर्मूले याद करते हैं, वो फॉर्मूले हो गए। जो हमें फैक्ट्स याद करने पड़ते हैं, जो फैक्ट बेस्ड जो लर्निंग होती है, वो कहाँ आएगी? संज्ञानात्मक पक्ष में आएगी। ये कहते हैं कि जो संज्ञानात्मक पक्ष है ये मीनिंगलेस होता है, ये अर्थ रहित होती है, इसका कोई मतलब नहीं होता जब तक इसका आप डेली लाइफ में यूज नहीं करते हो। मतलब ये मीनिंगलेस है जब तक आप इसका यूज नहीं करते। हमने बहुत सारे मैथ्स के फॉर्मूला याद किए हैं, लेकिन उन फॉर्मूलाज का हम डेली लाइफ में यूज नहीं कर रहे, तो वो लर्निंग हमारे लिए अर्थ रहित हो जाती है, वो हमारे लिए मीनिंगलेस हो जाती है। जो कोग्निटिव लर्निंग को इन्होंने लेफ्ट ब्रेन लर्निंग भी कहा है। क्या कहा है? लेफ्ट ब्रेन लर्निंग। ये याद रखिएगा कि कोग्निटिव लर्निंग को इन्होंने कौन सी लर्निंग कहा है? लेफ्ट ब्रेन लर्निंग कहा है। मेनली जो एकेडमिक्स में जो लर्निंग की जाती है, एकेडमिक्स में क्लासरूम में बिठाकर जो चीज़ें रटवाई जा रही हैं बच्चे को, वो कौन से पक्ष में आएंगी? संज्ञानात्मक पक्ष में आएंगी, कोग्निटिव में आएंगी। जितनी भी कोग्निटिव द्वारा लर्निंग की जाती है वो अस्थायी होती है। क्या होती है? अस्थायी होती है। मतलब ये परमानेंट नहीं हो जाती। जब तक आप उन चीज़ों को पढ़ रहे हैं, उन चीज़ों को बार बार रिवाइज कर रहे हैं, तो वो चीज़ें आपकी आंखों के सामने रहेंगी, आपको याद रहेंगी। लेकिन अगर उन चीज़ों को आपने प्रैक्टिस में नहीं लाया तो आप उन चीज़ों को भूल जाओगे। ये क्या होती है? अस्थायी होती है। फिर उसके बाद दूसरी टाइप की लर्निंग आती है जिसे हम बोलते हैं अनुभवात्मक लर्निंग, जिस पर कार्ल रोजर्स ने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। उन्होंने कहा कि जो लर्निंग है वो अनुभवात्मक जो लर्निंग है वो सबसे बेस्ट होती है। बच्चा जब अपने एक्सपीरियंस से सीखेगा, बच्चा जब चीज़ों के साथ इंटरेक्शन करेगा तब वो सीख रहा है, वो लर्निंग सबसे बेस्ट होती है। जो अनुभवजन्य जो लर्निंग है वो क्या होती है? स्थायी होती है, कॉन्स्टेंट होती है। स्थायी होगी, कॉन्स्टेंट होगी। मतलब जो आपने अनुभव द्वारा एक बार सीख लिया उसको आप लाइफ लॉन्ग याद रखते हैं, उसको आप कभी भी नहीं भूलते हैं। तो ये क्या होती है? स्थायी होती है, कॉन्स्टेंट होती है। जो मनुष्य ने एक बार अनुभव कर लिया, मान लीजिए हम बच्चे को कोल्ड का कॉन्सेप्ट पढ़ाना चाहते हैं कि ये चीज़ें ठंडी कौन सी चीज़ें होती हैं, उसका कॉन्सेप्ट पढ़ाना चाहते हैं। आप बच्चे को कितनी बारी ही थोरली पढ़ाते रहें कि ठंडी चीज़ें ऐसी होती हैं, ठंडी चीज़ें वैसी होती हैं, लेकिन सिर्फ आप बच्चे को एक बार ठंडी चीज़ को टच करवा के दिखा दीजिए, अब बच्चे के दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बन जाएगा कि ठंडी चीज़ इस तरह की होती है, क्योंकि उसने उसे फील कर लिया। तो उसको वो फिर उसके जो फील किया उसे वो कभी नहीं भूलता है। अनुभव को बच्चा कभी नहीं भूलता है। जो अनुभव हैं वो क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। फिर उसके बाद इन्होंने कहा जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है वो किसी भी मनुष्य की नीड्स पर और वांट्स पर डिपेंड करता है। मनुष्य को क्या ज़रूरतें हैं, जब मनुष्य को ज़रूरत होती है तभी वो अपनी जो कोग्निटिव लर्निंग है उसका डेली लाइफ में यूज करता है, मतलब अप्लाई करता है उसे। मान लीजिए बच्चे ने कोग्निशन में पंखा ठीक करना सीख लिया है कि पंखा इस तरह से ठीक किया जाता है। अब अचानक से उसके घर का पंखा खराब हो गया, अब उस पंखे को वो रिपेयर करेगा, तो जो उसने कोग्निटिव लर्निंग की है, जो उसने संज्ञान द्वारा सीखा है, अब उसका क्या कर रहा है? वो अप्लाई कर रहा है। और अप्लाई कब किया? उसे जब ज़रूरत पड़ी तब उसने उसका अप्लाई किया। मतलब जब मनुष्य की सीखी हुई ज्ञान या जब मनुष्य द्वारा सीखा गया ज्ञान उसकी जब ज़रूरतें होती हैं तब हम यूज करते हैं, वहाँ पर जो लर्निंग होती है वो अनुभवजन्य लर्निंग होती है। ये कहते हैं कि बच्चे को अनुभव प्राप्त करने के लिए राइट ब्रेन लर्निंग करनी पड़ेगी। कौन सी? राइट ब्रेन। जो कोग्निटिव था वो लेफ्ट था और यहाँ पर कौन सी है? राइट ब्रेन लर्निंग है। ये कहते हैं कि जो एक्सपीरियंस है वो कैसे सीखेगा बच्चा? लर्निंग बाय डूइंग से सीखेगा। लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखेगा।
करेगा कब? जब बच्चे के सामने उसकी ज़रूरत आएगी। बच्चा क्यों पढ़ेगा? ये कहते हैं कि लर्निंग जभी होगी जब उसे नीड होगी, जब वो पढ़ना चाहेगा, जब उसे उस चीज़ की ज़रूरत होगी तभी वो पढ़ेगा। और ज़रूरत के लिए उसे किसी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है, बाहरी अभिप्रेरणा की ज़रूरत नहीं है। बच्चे के पास इनेट एबिलिटी होती हैं सीखने के लिए, और जो उसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो एक्चुअलाइजेशन की टेंडेंसी है, वो बच्चे को मोटिवेट करती है लर्निंग करने के लिए, सीखने के लिए। हर एक बच्चे का अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है जहाँ तक उसे अचीव करना होता है। मान लीजिए किसी को बड़ी गाड़ी लेनी है, उस बड़ी गाड़ी लेने के पीछे उसे क्या करनी पड़ेगी? मेहनत करनी पड़ेगी, उसे जॉब करनी पड़ेगी, उसे पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे, तभी वो बड़ी गाड़ी ले पाता है। तो वो जॉब करने के पीछे जब वो मेहनत कर रहा है, जब वो पढ़ाई कर रहा है, नई नई चीज़ें सीख रहा है, वो कहाँ से आई? उसके अंदर से आई, क्योंकि वो एक्चुअलाइजेशन टेंडेंसी है कि वो उसका जो हाईएस्ट पोटेंशियल है, जो अनुभवात्मक लर्निंग होती है, यहाँ पर मनुष्य अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुँचता है। क्योंकि हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुँचने के लिए उसे क्या चाहिए? सेल्फ टेंडेंसी चाहिए, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की टेंडेंसी चाहिए, सेल्फ कॉन्सेप्ट चाहिए। ये दो टाइप की लर्निंग की बात की थी किसने? कार्ल रॉजर्स ने। कार्ल रॉजर्स ने कोग्निटिव जो लर्निंग थी उसको मीनिंगलेस कहा था। उन्होंने कहा था जो कोग्निटिव लर्निंग है, जो संज्ञानात्मक लर्निंग है, वो मीनिंगलेस होती है जब तक उसका यूज ना किया जाए। और इन्होंने जो अनुभवात्मक लर्निंग है, जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, इसको इन्होंने सिग्निफिकेंट कहा था कि इसका हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। कार्ल रॉजर्स ने अपनी एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी दी। इसमें टीचर का रोल क्या क्या होता है हम ये डिस्कस करते हैं। रोल ऑफ टीचर। रोल ऑफ टीचर, टीचर किस तरह से बच्चे की लर्निंग में मदद करेगा जब हम क्लासरूम में कार्ल रॉजर्स के एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी को अप्लाई करेंगे। ये कहते हैं कि टीचर का काम होता है कि बच्चे को आप एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें, मतलब पॉजिटिव वातावरण प्रोवाइड करें। अब ये पॉजिटिव वातावरण क्या होता है कि बच्चे को इस तरह की कंडीशंस दी जाएं कि बच्चा अच्छे से वहाँ पर सीख पाए, बच्चे का जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो अच्छे से हो पाए, वहाँ पर जो कमरे की वेंटिलेशन है वो अच्छी हो, लाइट है वो अच्छे से आ रहे। ये बच्चे को अपनी फिजिकल इन्वायरमेंट दे दिया। फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ साथ बच्चे को जो इमोशनल इन्वायरमेंट है वो भी देना बहुत ज़रूरी है। जितने भी मानवतावादी हैं वो बच्चे के इमोशंस पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, बच्चे की जो भावनाएं हैं उन पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। वो कहते हैं कि बच्चे को आप भावनात्मक भी पॉजिटिव इन्वायरमेंट दीजिए, मतलब वहाँ पर बच्चा सेफ फील करे, बच्चे की जो भावनाएं हैं उनकी कदर की जाए, बच्चे के जो इमोशंस हैं, बच्चे की जो फीलिंग्स हैं उनकी भी कदर की जाए। बच्चे को उसके संज्ञान के अकॉर्डिंग वातावरण दिया जाए, मतलब बच्चे जिस तरह का सीखना चाहते हैं, बच्चा जिस तरह की बच्चे की नीड है उसी तरह का बच्चा सीखना चाहता है, उस तरह का बच्चे को इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए। ये होता है टीचर क्या करेगा? पॉजिटिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेगा बच्चे के लिए। यहाँ पर टीचर है वो सुविधादाता होता है, फैसिलिटेटर होता है। क्या होता है? सुविधादाता होता है। जहाँ पर भी बच्चा करके सीखेगा, जहाँ पर भी लर्निंग बाय डूइंग होगी, वहाँ पर टीचर का रोल एज ए फैसिलिटेटर होता है, एज ए सुविधादाता होता है। जो हमारा NCF 2005 है वो भी कहता है कि जो टीचर का रोल है वो एज ए फैसिलिटेटर है, एज ए सुविधादाता है। जहाँ पर भी बच्चों को दिक्कत आती है, बच्चों की वहाँ पर मदद करनी है, वही एक सुविधादाता का रोल होता है, वही एक फैसिलिटेटर का रोल होता है। फिर उसके बाद आता है क्लियरिफाइंग द पर्पज, उद्देश्यों को साफ करना या निर्धारित करना। उद्देश्यों को निर्धारित करने का मतलब क्या है? यहाँ पर गोल्स हैं वो टीचर डिसाइड करेगा कि आज की जो लर्निंग है वो गोल ओरिएंटेड होनी चाहिए, उद्देश्यों को क्लियरिफाई करना चाहिए। जब तक उद्देश्य क्लियर नहीं होंगे तब तक लर्निंग नहीं होगी। जब तक बच्चे को यही नहीं पता कि उसे कहाँ जाना है तो वो चलना कहाँ से शुरू करेगा। मतलब एंड गोल हमेशा पता होना चाहिए, गोल का हमेशा क्लियरिफिकेशन करना चाहिए। जो भी टॉपिक टीचर पढ़ाना चाह रहा है सबसे पहले आकर टीचर को उस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, उसके जो गोल्स हैं उसके बारे में बताना चाहिए कि आज की क्लास का जो हमारा लर्निंग का गोल है वो क्या रहने वाला है। तो टीचर क्या करेगा? उद्देश्यों को साफ करेगा, क्लियरिफाइंग द ऑब्जेक्टिव्स को वो क्लियर करेगा कि आज की क्लास में जो हमारा गोल है, जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं वो ये होने वाले हैं।
फिर उसके बाद होता है कि टीचर का काम है रिसोर्सेज को अवेलेबल कराना। अब ये रिसोर्सेज क्या क्या हैं? रिसोर्सेज हो सकती हैं आपकी TLM, मतलब जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल हैं वो भी वहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए। मान लीजिए हम बच्चे को कोई एक्टिविटी करवाना चाहते हैं, लेकिन उस एक्टिविटी में जो जो मटेरियल हमें चाहिए, जो जो रिसोर्सेज हमें चाहिए, अगर वही अवेलेबल नहीं है तो हम बच्चे को कैसे सिखाएंगे? तो टीचर का काम है कि बच्चे को आप रिसोर्सेज अवेलेबल कराएं, जो भी नीड्स हैं बच्चे की एक गोल तक पहुंचने के लिए, जो एक एक्सपेरिमेंट वो करना चाहता है, वो एक एक्टिविटी जो करना चाहता है, उसमें जो जो रिसोर्सेज बच्चे को रिक्वायर्ड हैं वो सब बच्चे को कौन प्रोवाइड करवाएगा? टीचर प्रोवाइड करवाएगा। टीचर को एक एक्टिव लिसनर होना चाहिए, मतलब बच्चे की प्रॉब्लम्स को सुनना चाहिए। बच्चे की जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको पेशेंटली उसे सुनना चाहिए। बच्चे जो भी बोल रहे हैं सिर्फ अपना ज्ञान बच्चों पर नहीं थोपना है कि आप इस तरह से बच्चे को इंस्ट्रक्शन नहीं देनी है कि आप इस तरह से ये एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, ये हो जाएगा। नहीं, जो बच्चे के सामने जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको एक्टिवली सुनना चाहिए और फिर उस पर रिस्पॉन्ड भी करना चाहिए। बच्चे जो प्रॉब्लम्स बता रही हैं, बच्चों की उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए मदद करनी चाहिए, उसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए उसे एक रास्ता दिखाना चाहिए। यहाँ पर जो ट्रेडिशनली चला आ रहा है कि टीचर है वो डोमिनेट करेगा, टीचर पढ़ाएगा, वही बच्चों को पढ़ना है, ऐसा नहीं है। जो बच्चे पढ़ेंगे उसमें टीचर को बच्चों की मदद करनी है, बच्चों की हेल्प करनी है। जितने भी मानवतावादी हैं वो भावनात्मक जो फैक्टर्स हैं, भावनात्मक जो कारक हैं, उनको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानते हैं। तो टीचर का काम है जो बच्चे की इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ हैं, जो बच्चे की इंटेलेक्चुअल फैक्टर्स हैं और जो इमोशनल फैक्टर हैं, दोनों में बैलेंस बनाने का काम करे। आप बच्चे को सिखा रहे हैं, लेकिन बच्चा अगर इमोशनली स्टेबल नहीं है तो बच्चा सीख नहीं पाएगा। तो बच्चे को आपको पहले इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा, इमोशंस को स्टेबल करना पड़ेगा, फिर ही आप बच्चे को कोग्निशन दे सकते हैं, फिर ही आप बच्चे को जो इंटेलेक्चुअल ज्ञान आप बच्चे को देना चाहते हैं, जो दिमागी ज्ञान बच्चे को देना चाहते हैं, तभी बच्चा सीख पाएगा। जो इंटेलेक्चुअल फैक्टर और जो इमोशनल फैक्टर हैं, दोनों में बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर इसके बाद कहते हैं कि जो टीचर और स्टूडेंट हैं वो दोनों एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग्स का शेयर करेंगे, अपनी फीलिंग्स को शेयर करेंगे, अपनी इमोशंस को शेयर करेंगे। जब टीचर और स्टूडेंट एक दूसरे के साथ अपने इमोशंस को शेयर कर रहे हैं तो वहाँ पर टीचर को डोमिनेंट नहीं होना है, टीचर को उन पर हावी नहीं होना है। टीचर बच्चों की बातों को एक्टिवली सुने और उनके जो इमोशनल फैक्टर है उसका भी ध्यान में रखे, उनके इमोशंस को भी वो हार्म ना करे, तभी बच्चे की जो लर्निंग है वो बेहतर तरीके से हो पाएगी। फिर आते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग। प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग में क्या आता है? सबसे पहले है कि बच्चे को जब सिखा सकते हैं, जब जो भी टॉपिक होगा वो बच्चे के इंटरेस्ट को होगा, बच्चे की जो पर्सनल चीज़ें हैं वो इसमें इन्वॉल्व होंगी, बच्चे की जो नीड्स हैं वो होंगी। जब बच्चे की नीड्स के अकॉर्डिंग लर्निंग कराएंगे तो बच्चे की जो लर्निंग है वो बेहतर तरीके से हो पाएगी। मतलब हम बच्चे को अगर मैथमेटिक्स के कुछ फॉर्मूलाज रटवाना चाहें तो बच्चा नहीं रटेगा, बच्चा उन पर ध्यान नहीं देगा, क्योंकि बच्चे का उसमें सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है, बच्चे की जो डेली लाइफ की जो एक्टिविटीज़ हैं वो उसमें इन्वॉल्व नहीं है। और उसके अलावा अगर हम बच्चे को रोल प्ले करवा दें, रोल प्ले का मतलब क्या है? हम बच्चे को भूमिका निर्वाह करवाएं, हम बच्चे को भूमिका निर्वाह करवाएं, हम एक बच्चे को दुकानदार बना दें और एक बच्चे को उसका खरीदने वाला बना दें कि एक बच्चा दुकानदार के पास खरीदने जाएगा, उसके साथ मोल भाव करेगा, वहाँ पर बच्चा जोड़ घटा गुना भाग सीखेगा। मतलब बच्चे को मान लीजिए 100 रुपये का नोट दिया, एक बच्चे को 100 रुपये का नोट दिया, वो दुकानदार को देगा, जो दूसरा बच्चा दुकानदार बना हुआ है, और उसे कहेगा कि मुझे आप 75 रुपीज़ का तो आप सामान दे दो और मुझे जो बाकी पैसे हैं वो वापस दे दो। तो यहाँ पर दोनों बच्चे कैलकुलेशन सीखेंगे कि बाकी पैसे जो दुकानदार बना हुआ है वो भी देखेगा कि उसे बाकी पैसे कितने देने हैं, 25 पैसे उसे वापस देने हैं, और जो लेने वाला है वो भी हिसाब लगाएगा कि उसे दुकानदार से कितने पैसे वापस लेने हैं। इस तरह से हम बच्चे को जोड़ घटा, एडिशन, सब्सट्रैक्शन सिखा सकते हैं। सिर्फ हम बच्चे को इस तरह से लिखकर एडिशन सब्सट्रैक्शन सिखाएंगे तो बच्चा नहीं सीख पाएगा। तो
तो बच्चे को कैसे सिखाएंगे, बच्चे की नीड्स के अकॉर्डिंग। यहाँ पर बच्चे को नीड है क्योंकि उसे पूरे पैसे वापस लेके आने हैं, क्योंकि जितने पैसे उसे बचे हैं वो उसे वापस लेने के आने हैं। यहाँ पर बच्चे की ज़रूरत है सीखने के लिए, और बच्चा जब भी सीखता है जब बच्चे को ज़रूरत होती है तभी वो सीखता है। और जो लर्निंग है वो सबसे अच्छी कब होगी, जब लर्निंग सेल्फ इनिशिएटेड होगी। मतलब इनिशिएटिव कौन लेगा, सीखने वाला लेगा। अगर टीचर कोई बच्चे को कुछ सिखाना चाहता है तो बच्चा नहीं सीखेगा। लर्निंग सिर्फ कब होगी, जब बच्चा खुद सीखना चाहता है, जब सेल्फ इनिशिएशन आएगा, जब अंदर से बच्चे की सीखने की इच्छा आएगी, तभी बच्चा सीखेगा। ये प्रिंसिपल है लर्निंग के। मतलब बच्चे को आप कैसे सिखाएंगे, बच्चे की जो नीड्स हैं उनके अकॉर्डिंग सिखाएं। बच्चा जब सेल्फ इनिशिएटिव लेगा तभी बच्चा लर्निंग कर पाएगा, तभी बच्चा सीख पाएगा। मेनली जो मानवतावादी स्कूल ऑफ साइकोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं कि बच्चे की जो नीड्स हैं उनको ध्यान में रखकर आप बच्चे की लर्निंग कराएं, तभी बच्चा बेहतर तरीके से सीख पाएगा। ये थी कार्ल रॉजर्स के एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी। कार्ल रॉजर्स के एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी बहुत सिंपल सी थ्योरी है, यहाँ से ज़्यादा डीप में क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाते हैं। एक दो क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछ लेगा कि कार्ल रॉजर्स की थ्योरी का क्या नाम है, कार्ल रॉजर्स ने दो टाइप की लर्निंग कही है, वो कौन कौन सी टाइप्स है। यहाँ पर टीचर का रोल पूछा जाता है कि टीचर का रोल क्या हो सकता है कार्ल रॉजर्स के एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी के अकॉर्डिंग। उम्मीद करती हूँ कार्ल रॉजर्स के एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी आपको क्लियर हो गई होगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।